राम राम साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रामचंद्र शुक्ल की कहानी प्रेमघन की छाया स्मृति। यह 10वीं क्लास में एनसीईआरटी के सिलेबस में रहता है और यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ही पढ़ने वाले हैं, प्रेमघन की छाया स्मृति। इसके अलावा अन्य क्लास के सिलेबस में भी हो सकता है, तो आप अगर हो आपके सिलेबस में तो जरूर वीडियो को देखें, बिना स्किप के वीडियो देखें। और साथ में ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। इसी के साथ वीडियो को हम श्री गणेश करते हैं। प्रेमघन की छाया स्मृति। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं, स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके पिताजी एक फारसी के अच्छे ज्ञाता हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने पिताजी की क्या विशेषताएं बताई हैं, तो आपको ध्यान से यह पूरी बातें सुननी होंगी। वे कहते हैं कि मेरे पिताजी फारसी के उनके पिता अच्छे ज्ञाता है, पुरानी हिंदी कविता के भी बहुत बड़े प्रेमी है और फारसी कवियों के उक्ति जो गाए हुए गाने होते हैं, कविताएं होती हैं, उन्हें हिंदी कविताओं की उक्तियों के साथ फारसी को मिलाने में उन्हें बहुत आनंद आता है। वे रात को रामचरितमानस और रामचंद्र का घर में सभी लोगों के साथ में मिलकर अच्छे ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे, तो उनके नाटक भी यानी कि भारतेंदु जी के नाटक भी उन्हें बहुत प्रिय था, तो वे कभी कभी उन बच्चों को सुनाया करते थे। उनके पिताजी की बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई। तब शुक्ल जी 8 वर्ष के थे। भारतेंदु जी के बारे में शुक्ल जी के मन में जो है मधुर भावनाएं थी। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु जी की बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। तो जब शुक्ल जी उनके बारे में सुनते थे, सत्य हरिश्चंद्र उन्होंने लिखा, तो राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में उनकी बुद्धि जो है, बाल बुद्धि भेद नहीं कर पाती थी। उन्हें लगता था कि कवि हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र दोनों एक ही है। राजा हरिश्चंद्र राम जी के वंशज थे। वो बहुत ही धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले व्यक्ति थे। और दूसरे हरिश्चंद्र है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि एक नाटककार हैं जिन्होंने सत्य हरिश्चंद्र लिखा है। दोनों के नाम में समानता होने के कारण दोनों को ये एक ही मानते थे। जब शुक्ल जी और उनका परिवार मिर्जापुर आता है, तो शुक्ल जी ने सुना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का यहाँ पर एक मित्र रहता है उनके अगल बगल ही, जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। भारतेंदु मंडल। शुक्ल जी के मन में भारतेंदु के विषय में जानने की उत्कंठा बहुत थी। शुक्ल जी नगर से बाहर रहते थे और एक दिन उनके बालकों की मंडली ने क्या किया कि चौधरी साहब यानी कि जो बद्रीनारायण चौधरी जी हैं, उनके यहाँ जाने का निश्चय करता है। और वे उनके मकान को तो जानते थे, उनके मकान से परिचित थे, तो सारे बच्चे मिलकर उनके यहाँ चल पड़ते हैं। मील 1.5 का सफर तय करते हैं और एक बड़े से पत्थर के मकान के सामने जा खड़े होते हैं। बरामदा में लताओं का जाल था और बीच बीच में खंभे लगे हुए थे, खुली जगह थी। बच्चों ने वहां इशारा किया देखने को, वहां कोई न दिखा। बच्चे सड़क पर कई चक्कर लगाने लगे। कुछ देर बाद एक लड़के ने शुक्ल जी को ऊपर देखने का इशारा किया और तब शुक्ल जी देखते हैं कि दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। वह व्यक्ति हाथ खंभे पर रखे लताओं के बीच एक मूर्ति के समान खड़ा दिखाई दिया और देखते ही देखते वह मूर्ति उनकी नजरों से ओझल हो गया। यह पहली बार था जब शुक्ल जी ने बद्री नारायण प्रेमघन को देखा था। इसके बाद जैसे जैसे शुक्ल जी सयाने होते गए, त्यों त्यों उनकी हिंदी में बहुत गहरी रुचि बढ़ती चली गई। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय रामकृष्ण वर्मा शुक्ल जी के पिताजी के सहपाठी हुआ करते थे, साथ ही पढ़ा करते थे। इसलिए भारत जीवन प्रेस से पुस्तकें जो है प्रायः शुक्ल जी के घर पर आया करती थी और पिताजी उनके जो थे, शुक्ल जी के पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रख देते थे। उन्हें डर था कि उनका चित्त यानी कि शुक्ल जी का मन पढ़ाई से हट न जाए और वे बिगड़ न जाए। उन्हीं दिनों एक पुस्तकालय खोला गया पंडित केदारनाथ जी द्वारा। वहां पर शुक्ल जी पढ़ने जाया करते थे और पुस्तकें ला ला कर वहां से पढ़ते थे। एक बार एक आदमी के साथ करके यानी कि एक आदमी को साथ में भेजकर उनके पिताजी शुक्ल जी को बारात के लिए काशी भेजते हैं। वहां पर शुक्ल जी घूमते फिरते चौखंभा की ओर निकल पड़ते हैं। शुक्ल जी ने वहां देखा कि पंडित केदारनाथ जी एक घर से निकल रहे हैं। पुस्तकालय में रहने के कारण केदारनाथ जी शुक्ल जी को जानते हैं। इस वजह से दोनों में बातचीत हुआ करती थी और इसी कारण वे शुक्ल जी को देखते ही वे खड़े हो गए। बात बात में ही यह मालूम हुआ कि जिस मकान से केदार जी निकल रहे थे वह मकान भारतेंदु जी का ही घर था। शुक्ल जी को बहुत भावुकता हुई यह देखकर कि जिस मकान को मैं देखा करता था वे भारतेंदु यहाँ रहते हैं। केदारनाथ पाठक जी शुक्ल जी के इस भाव से बहुत खुश हुए और दोनों बातचीत करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। केदारनाथ जी और शुक्ल जी के बीच में बहुत अच्छी मैत्री हो गई थी। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते शुक्ल जी हिंदी मंडली उन्हें मिल जाती है। उस मंडली में काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास, बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में हुआ करती थी। इस मंडली में रहते हुए शुक्ल जी भी स्वयं को एक लेखक ही समझने लगे थे। उनकी
मंडली में बातचीत करने के लिए शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता था, जैसे कि निसंदेह शब्द आदि का प्रयोग होता था। जहाँ शुक्ल जी रहा करते थे उस बस्ती में वकील और कचहरी के अफसर रहा करते थे। इस वजह से उनकी जो भाषा है वह उर्दू हुआ करती थी और सहज हिंदी, शुद्ध हिंदी नहीं बोला करते थे वे। तो जब शुक्ल जी शुद्ध हिंदी बोलते थे, इस वजह से शुक्ल जी को और उनकी मंडली को निसंदेह नाम से वे लोग पुकारते थे। शुक्ल जी के मोहल्ले में एक दिन मुसलमान सब जज आए थे, तो वहाँ पर वे पिताजी से, उनके शुक्ल जी के पिताजी से वे बातचीत कर रहे थे। इसी बीच शुक्ल जी वहाँ आ पड़ते हैं। शुक्ल जी के पिता शुक्ल जी के बारे में जज को बताते हैं कि इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है, और जज साहब जो है, सब जज, वे कहते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया। शुक्ल जी को ये बातें अजीब लगती हैं कि उनकी सूरत में ऐसा क्या बात है, लेकिन 30 वर्ष बाद उन्हें यह बात समझ में आती है। अब शुक्ल जी लेखक हो गए थे, लिखने लगे थे, और चौधरी साहब से उनकी अच्छी परिचय हो गई थी, और इस वजह से लेखक के तौर पर शुक्ल जी वहाँ आया जाया करते थे। साथियों, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि चौधरी साहब के बारे में ही ये पूरी कहानी है। प्रेमघन यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन उनका उपनाम है। चौधरी जी को शुक्ल जी और उनकी मंडली पुरानी चीज समझा करते थे, यानी कि ज्ञानवान, और सभी चीजों में उनकी अच्छी समझ थी। पुरातत्व की दृष्टि से पुरानी चीज ओल्ड इज गोल्ड होता है, उसी प्रकार से वह बुद्धिमान और सहज व्यक्ति थे, समझदार थे। चौधरी साहब के बारे में शुक्ल जी और कहते हैं कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच, रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, यानी कि बहुत रईस थे और सब चीज ठाट बाट से करते थे। उनके कंधों तक बाल लटके थे और इधर उधर टहला करते थे। एक छोटा सा लड़का पान की तस्करी लिए हुए पास ही खड़ा रहता था। शुक्ल जी चौधरी जी के बारे में कहते हैं कि नौकरों के साथ उनकी जो बातचीत होती थी वह सुनने लायक होती थी। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई ग्लास वगैरह गिर जाता था तो चौधरी जी के मुंह से यही निकलता था, कारे बचाता नहीं। उनके प्रश्नों से पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था, यानी कि वे इज्जत से ही सभी से बात करते थे, साहब कहकर पुकारते थे, यानी कि सभी से आदर से बात करते थे। वे प्रायः लोगों को बनाया करते थे, यानी कि उल्लू बना दिया करते थे, मजाकिया प्रकार के थे। तो सभी लोग मिलकर उन्हें मूर्ख बनाने के चक्कर में फिरा करते थे, फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत प्रतिभाशाली कवि रहते थे, जिसका नाम था वामनाचार्य गिरी जी। एक दिन सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर कविता जोड़ते हुए वामनाचार्य जी चल रहे थे और अंतिम चरण बस बाकी था, जब उन्होंने कंधे पर छिटकाए बाल चौधरी साहब को बरामदे में खड़े हुए देखा और चट से उन्होंने कविता पूरी कर दी। वामन जी ने नीचे से ही वह कविता चौधरी जी को ललकार कर कहा, और जिसका अंतिम अंश केवल यहाँ पर शुक्ल जी बताते हैं। वे कहते हैं, खम्बा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, यानी कि खम्बे में हाथ जमाए हुए, यानी कि खम्बे के सहारे खड़ा हुआ, ऐसा जान पड़ता है जैसे मुगलानी की, यानी कि मुगलों की नारी कोई खड़ी हो। इस प्रकार से उन पर हंसी मजाक करके टोन कसते हुए यहाँ पर वामनाचार्य जी दिखते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको यह भी समझना है कि इस चैप्टर में एक व्यक्ति जो खंबे के सहारे कंधों पर बाल हैं लटके हुए, वही व्यक्ति चौधरी साहब हैं। उन्हीं की चर्चा पूरी कहानी में चल रही है और उन्हें ही प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार शुक्ल जी कहते हैं कि कई लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, इतने में एक पंडित जी आते हैं। चौधरी साहब पूछते हैं, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोलते हैं, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? यानी कि ब्राह्मण पंडित जी के मुंह से गलती से निकल गया कि मैंने जल खाकर, यानी कि जल्दी जल्दी में जल खाया, पिया की जगह खाया बोल दिया। तो उसका मजाक उड़ाते हुए वे तुरंत चट से जवाब देते हैं कि जल खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है। शुक्ल जी को एक और बात याद आती है। एक बार चौधरी जी के घर में उनके पड़ोसी आते हैं। चौधरी साहब उन्हें देखते ही सवाल पूछते हैं, क्यों साहब? एक लफ्ज मैं अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में न आया। आखिर घनचक्कर के क्या मानी है, यानी कि घनचक्कर का क्या मतलब होता है, उसके क्या लक्षण हैं? पड़ोसी वहां से बोलते हैं, वह यह क्या मुश्किल बात है, एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। मतलब पड़ोसी ने आखिर घन चक्कर, यानी कि अंत तक घन चक्कर पूरा काम करते हुए अंत तक का जो क्या काम हुआ उसके बारे में बताने लगता है। तो इस प्रकार से दोनों की बातें जो है मजाकिया तौर पर चलते रहती हैं। यहाँ पर शुक्ल जी आगे कहते हैं कि मेरे सहपाठी, यानी कि शुक्ल जी के सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना, भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृतांत एक कहानी के रूप में कहा गया था। एक बार की बात है कि कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठा करते थे और चौधरी साहब बातचीत कर रहे थे उन लोगों से। रात का समय था। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी।
तेल खत्म होता है तो बत्ती भभकने लगती है और नौकरों को वो आवाज देते हैं। शुक्ल जी वहीं बैठे हुए थे, उनके पास बत्ती थी, वे देने ही जा रहे थे कि लक्ष्मी नारायण जो थे उनके मित्र उन्हें रोक लेते हैं, उन्हें बत्ती देने नहीं देते और तमाशा देखने के लिए वे रुक जाते हैं। और चौधरी साहब कहते जा रहे हैं, अरे जब फूट जाए तब चलता वह। अंत में चिमनी ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई, यानी कि वह चिमनी लैंप जो था वह गिर गया, लेकिन चौधरी साहब का हाथ लैंप की ओर नहीं उठा, यानी कि उधर नहीं गया। शुक्ल जी कहते हैं, उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा में लिखा भी करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोगों की भाषा विकसित हुई, वही नागरिक कहलाई। इसी प्रकार वह मिर्जापुर न लिखकर, यानी कि मिर्जा के ऊपर रेफ लगा जो रहता है जा के ऊपर, वह न लिखकर मिर्जा इस प्रकार से र लिखा करते थे, रेफ के जगह पर र लिखा करते थे, मिर्जापुर। इस प्रकार के शब्दों को वे इसी तरह लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे, उसका मतलब वे मानते थे लक्ष्मीपुर। तो इस प्रकार से यह कहानी खत्म हुई प्रेमघन की छाया स्मृति। यहाँ पर चौधरी साहब के बारे में शुक्ल जी ने बताया है, जो उनकी स्मृतियां हैं वह कहानी के रूप में उन्होंने बताया है। इस कहानी में उनकी बालपन की कहानियां हैं, साथ में जो उस मंडली में हुआ करते थे लोग, उनकी क्या क्या बातें थी, वे सारी बातें बताई हैं। अपने पिता के बारे में इस प्रकार से जो बातें उनके मन में कैद थी, उनको कहानी के जरिए हम तक पहुंचाने का कार्य किया है। शुक्ल जी की भाषा जो है बहुत स्पष्ट है, सहज है, जो हमें समझ में पूरी तरह आ जाती है। तो यह कहानी एग्जाम में पूछी जाती है, हर एक बातें मैंने आपको बताई। हमेशा की तरह आपसे प्रश्न पूछूंगी, आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक क्या है। उसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।